everyone, we are going to talk about neurological disorders. As the name suggests, these disorders are going to take place in your nervous system. ठीक है, nervous system के two parts होते हैं, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system में brain और spinal cord आते हैं और PNS में peripheral nerves आती हैं. तो जितनी भी डिसऑर्डर्स होंगी या डिसीज़ेज़ होंगी जो ब्रेन में या पेरिफेरल नर्व्स में या स्पाइनल कॉर्ड में होंगी, उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम. इट इज़ अ सिस्टम इन द बॉडी विच सेंड्स सिग्नल अराउंड द बॉडी. ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल रूम की तरह काम करता है. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट देयर, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स. सेंसरी नर्व्स क्या काम करते हैं? जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर आते हैं, फिर ब्रेन उनको प्रोसेस करता है. देन ब्रेन जो है फिर ऑर्डर देता है वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को थ्रू मोटर नर्व्स. ओके, तो सेंसरी नर्व्स ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक लेके जाती हैं और मोटर नर्व्स वापस से ऑर्डर को ब्रेन से वेरियस बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर आती हैं. ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. Then this is the dividation of nervous system, which is central nervous system and peripheral nervous system. See, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेन है जो कि आपके स्कल कैविटी में बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है. ठीक है, इसके टू पार्ट्स हो जाते हैं, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. यहाँ पे छोटा सा जो ब्रेन का पार्ट रहता है जिसे छोटा दिमाग बोलते हैं, ये सेरिबेलम होता है एक्चुअली. फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ प्रोटेक्टेड इन द स्पाइनल कॉलम और वर्टिब्रल कॉलम. ओके, यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, और यहीं पे आपकी जुड़ी हुई होती हैं नर्व्स. इस तरह करके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती हैं नर्व्स जो कि पूरे बॉडी में एक नेटवर्क बनाती हैं. इसी के थ्रू हमारी जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक आ पाती है. ऑलराइट, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक क्या काम करता है? कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स, यानी कि जो मसल्स बॉडी में हमारी मर्जी से काम करती हैं. फॉर एग्जांपल हमारा हाथ पैर उठना, कोई चीज़ उठाना जो कि हमारी मर्ज़ी से हो रहे होते हैं, तो वो कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसे कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस को. फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, ये काम करते ही रहते हैं. ऐसा तो नहीं है ना कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपसे पूछा हो कि भैया मैं आपका खाना डाइजेस्ट करा दूँ क्या? नहीं ना, वो काम हमेशा करता ही रहता है. तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं जो बॉडी में चलती रहती हैं, तो उन्हें कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में. पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? काम बॉडी टू कंजर्व एंड मेंटेन एनर्जी, एनर्जी को मेंटेन करके रखता है, जबकि सिंपैथेटिक अराउजेस बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी. ऑलराइट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डिजीजेज ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी डिजीज़ आएगी, तो वो आपका क्या कहलाएगी? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो आपका कहलाएगा. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स रूट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, है ना. ऐसा नहीं है कि दिमाग में होगी तो ही हम उसको डिसऑर्डर बोलेंगे, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में हो प्रॉब्लम, चाहे क्रेनियल नर्व्स में हो, पेरिफेरल नर्व्स में हो, यानी कि जो बॉडी में नर्व्स इधर उधर रहती हैं ना, जो नेटवर्क बनाती हैं बॉडी में, उन्हें पेरिफेरल नर्व्स बोल रहे हैं. नर्व रूट्स, इनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की ही कैटेगरी में रखा जाता है. फिर हाँ, एक चीज़ और, ये क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है. हमारी बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के. ठीक है, जो हाफ बॉडी के लेफ़्ट साइड एंड हाफ बॉडी के राइट साइड होते हैं. ठीक है, और एक क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, विच इज़ द बिगेस्ट क्रेनियल नर्व. तो ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो बॉडी में सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व. ऑलराइट, देन टाइप्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कितनी तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. वैसे तो बहुत सारे हैं, नंबरलेस, बट फिर भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लिख सकते हैं. अल्जाइमर है, एपिलेप्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, माइग्रेन, स्ट्रोक, ट्यूमर, सीजर, डिमेंशिया एंड फिस्ट. ये हैं आपके कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स जिन्हें हम एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं. फिजिकल सिम्टम, अगर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी को होगा तो क्या हो सकता है?
कंप्लीट या पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है ना। पैरालिसिस क्या होता है, हिंदी में लकवा मार जाना बोलते हैं। जब आपका बॉडी ऑर्गन्स का कनेक्शन ब्रेन से टूट जाता है तो वो बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर पाता है। तो पूरी बॉडी भी पैरालिसिस हो सकती है या फिर बॉडी में पार्शियल पैरालिसिस भी हो सकता है, यानी कंप्लीट बॉडी पैरालाइज हो जाएगी या आधी बॉडी पैरालाइज होगी, डिपेंड करता है कि किस तरह का डिसऑर्डर है। फिर मसल वीकनेस आएगी, पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि आपके चारों तरफ जो हो रहा होगा या आपकी बॉडी में जो कुछ चेंजेस आ रहे होंगे वो आपको फील नहीं होंगे। सेंसेशन का लॉस हो जाता है, या तो कम या तो ज़्यादा। सीजर्स आ जाते हैं, यानी कि दौरे पड़ना, पढ़ने में और देखने में लिखने में डिफ़िकल्टी आना, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पुअर हो जाना, यानी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाना, और अनएक्सप्लेन्ड पेन, यानी इतना दर्द होना कि उसको बयां नहीं किया जा सकता है। दीज आर द सिम्टम्स। देन लेट्स स्टार्ट विद द डिजीज़ इटसेल्फ। पार्किंसन डिजीज़ ले लेते हैं। इट इज़ अ न्यूरोडिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट प्रोग्रेसेस स्लोली इन मोस्ट पीपल। देखो, पार्किंसन डिजीज़ जो है ना, ये ओल्ड एज में होती है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है, यानी कि जब आपका ब्रेन धीरे धीरे करके काम करना स्लो डाउन कर देता है या ब्रेन में कोई डैमेज आने लगता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज़ बिल्कुल सिवियर स्टेज पे आ जाती है, तो उसे पार्किंसन डिजीज़ नाम दे दिया जाता है। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी धीरे धीरे होनी स्टार्ट होती है और फिर कई सालों के बाद जाके इसकी सिवियरिटी दिखाई देती है। ठीक है। पार्किंसंस इन्वॉल्व द मैल फंक्शन एंड डेथ ऑफ द वाइटल नर्व सेल इन द ब्रेन कॉल्ड न्यूरॉन। यहाँ पे न्यूरॉन लिखा है, ऑलराइट। जैसे हमारी बॉडी करोड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई होती है, उसी तरह हमारा जो ब्रेन है उसकी सबसे छोटी यूनिट न्यूरॉन होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर क्या पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है कि जो नर्व सेल होती है हमारी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन, ब्रेन उसी से बना है, तो उनमें डैमेज हो जाता है। पार्किंसन डिजीज़ में जो न्यूरॉन है उनमें डैमेज होने लग जाता है। अब न्यूरॉन में ही डैमेज हो गया, जो ब्रेन की एक तरह से कह सकते हैं बेसिक यूनिट है, अगर उसी में डैमेज आ गया तो पूरा ब्रेन तो फंक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस पार्ट को ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती है डिजीज़, ऑलराइट। फिर आपका आता है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर इज़ द ग्रोथ, abnormal growth of any tissue। ठीक है, abnormal growth of any tissue is known as tumor। ठीक है, ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन क्या होता है, ये नॉन कैंसरस टाइप का ट्यूमर होता है, और मैलिग्नेंट क्या होता है, ये कैंसरस टाइप का एक ट्यूमर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ट्यूमर को न्यूप्लाज्म भी बोल सकते हैं। न्यू मीन्स न्यू, जहाँ पे भी न्यू वर्ड देखेंगे ना आप, उसका मतलब होता है न्यू। तो नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होना इज़ नोन एज ट्यूमर या फिर न्यूप्लाज्म। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्यूमर दे रखे हैं, ग्लायोमास है, एस्ट्रोसाइटोमास है, मेड्यूलोब्लास्टोमास है ना, बहुत सारे हैं। ये जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाएँ उतने एग्जाम्स में लिखेंगे, अच्छा रहेगा। सिम्टम्स की अगर बात करें, यानी लक्षण, अगर ट्यूमर हो गया तो पता कैसे चलेगा, आपको वॉमिटिंग होगी, मूड स्विंग होंगे। मूड स्विंग क्या होता है, आपका मूड एकदम बहुत अच्छा है, यू आर वेरी हैप्पी, एंड सेकेंड मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज़ नोन एज मूड स्विंग्स। कॉग्निटिव डिक्लाइंस, मतलब आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो गई है। हियरिंग प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, सुनने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपको सर दर्द रहता है। स्पीच प्रॉब्लम, यानी बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। सीजर्स, यानी दौरे पड़ रहे हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ट्यूमर, ऑलराइट। फिर आता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़। देखो, 2 टाइप की डिजीज़ होती हैं, पहले तो इतना ध्यान रखेंगे। पहली आपकी होती है अक्यूट डिजीज़, जो कि कम टाइम के लिए होती है बट उसकी सिवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी होती है आपकी क्रॉनिक डिजीज़, जो कम लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज़ है बट उसकी सिवेरिटी थोड़ी सी कम होती है ना। अक्यूट डिजीज़ की बात करें तो जैसे डायरिया होता है, ये लूज़ मोशन होते हैं, कुछ टाइम के लिए रहता है ना, बट होते बहुत ख़तरनाक हैं, तो उस डिज़ीज़ को बोलेंगे एक्यूट। क्रॉनिक होती है, फॉर एग्जांपल टीबी, लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज़ है, तो उसको आप क्रॉनिक में बोलते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज़ है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करती है, आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व मीन्स द नर्व कनेक्टेड टू द आइज़। ठीक है, आपके आइज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो ब्रेन तक ले जाने वाली जो नर्व्स होती हैं वो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं।
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन ऑटो इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज़। इम्यून मेडिएटेड डिजीज़ है ये। इसमें क्या होता है, देखो हमें पता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें इन्फेक्शन से और जो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनसे बचाता है। बट जब ये वाली डिजीज़ होगी इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी की हेल्दी सेल्स को ही अटैक करने लग जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस उन्हीं इम्यून मेडिएटेड इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में से एक है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी सेल्स को अटैक करने लग जाता है। ठीक है, और कुछ पीपल विद सर्टेन जीन्स में हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग इट। कुछ लोग होते हैं जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स की वजह से जिनके जीन में कुछ चेंज आता है तो उनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। These are the symptoms of multiple sclerosis: numbness, tingling, headache, cognitive dysfunctions, fatigue यानी थकान, पेन, ब्लैडर डिसफंक्शन। ब्लैडर होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है जिस ब्लैडर जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है आपका। देन आपकी आती है अल्जाइमर डिजीज़। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, यानी ये भी ओल्ड एज में होने वाली एक बीमारी है। लंबे टाइम तक ब्रेन में कोई चेंजेस चले आ रहे हैं, फिर फाइनली एकदम से उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, तो उसको प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर बोलेंगे, जिसमें मेमोरी वीक हो जाती है, इंसान भूलने लग जाता है, थिंकिंग एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ओके, और जब अल्जाइमर डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता या अल्जाइमर डिजीज़ ठीक नहीं हो पाती तो इससे भी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन आ जाती है विच इज़ नोन एज डिमेंशिया। ठीक है, तो डिमेंशिया क्या है, अल्जाइमर की ही एक प्रोग्रेसिव स्टेज है। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें अगर आपको सर पे चोट लगती आ रही है या बार बार एक ही जगह पे आपको हिट हो रहा है सर में, तो उसकी वजह से या डिप्रेशन की वजह से या हाई बीपी की वजह से भी आपको अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है। ठीक है, ये अल्जाइमर्स के कुछ सिम्टम्स हैं। मेमोरी लॉस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, फैमिली के काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजन होने लगता है आपको, आप भूल जाते हैं एड्रेस अपने घर का, नंबर्स भूल जाते हैं, सोशल विदड्रॉल आपका हो जाता है, यानी आप समाज में दूर ही रहने लगते हैं, ये सारी चीज़ें। देन कम्स एपिलेप्सी। एपिलेप्सी भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें जो आपकी नर्व सेलेक्टिविटी है वो डिसरप्टेड हो जाती है, यानी ब्रेन के अंदर ही जो सेल्स हैं आपस में उनका कनेक्शन सा टूटने लगता है। ऐसे ही होता है ना, देखो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है, ये एक न्यूरॉन है ना, ये उसका एक्सन हो गया और ये उसका हो गया यहाँ पर डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इन डेंड्राइट्स से क्या जुड़ा होता है, दूसरा सेल बॉडी जुड़ा हुआ होता है दूसरे न्यूरॉन का, और यहाँ पे मैसेज आया फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्सन में आएगा, एक्सन से डेंड्राइट्स में आएगा और डेंड्राइट से ट्रांसमिट होकर फिर वो दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी में एंटर होता है यहाँ पे सिनेप्टिक बटन्स के थ्रू। लेकिन क्या होता है एपिलेप्सी में, ये जो मैसेज का ट्रांसमिशन है ये नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी वजह से दौरे पड़ना, बिहेवियरल चेंजेस, सेंसेशन लॉस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी, यू कैन रीड आउट। स्ट्रोक होता है जब ब्लड वीजल्स के थ्रू ब्रेन को सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जिससे ब्रेन के जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगा टिश्यूज़ को या सेल्स को तो वो कैसे ज़िंदा रह पाएंगे। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है न्यूरॉन्स को तो उस कंडीशन में स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है और ब्रेन अपना फंक्शन करना बंद कर देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 600 से भी ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं दैट इफेक्ट्स द ब्रेन एंड द सेंट्रल एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी 600 से भी ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं।